हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाई आलोक सर। आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सोमवार को अपनी एक क्लास अपलोड करेंगे, जो कि मशीन से संबंधित होगी और मशीन में आपका पहला टॉपिक ट्रांसफार्मर होगा। जनरली मशीन जो होती है स्टार्ट तो होती है बेसिक से, जब मैग्नेट हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें। तो मैं बीच बीच में सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करनी है, इसीलिए मैं सीधा मैं टॉपिक की बात करूँगा आज। और यह वीडियो आपके पास में या तो प्राइमर लगाया जाएगा या फिर आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुँचेंगी। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं कि मैं मशीन को बहुत अच्छी तरीके से सीखूं और मैं मशीन को कोशिश करूंगा कि उसके एक एक पुर्जे को, छोटी से छोटी चीज़ को मैं तोड़ूं, फिर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से होता है। अगर मैं कोई भी पॉइंट तब तक नहीं लिखवाऊंगा जब तक मैं आपको उसको समझा नहीं दूं, तब तक मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा जब तक मैं उसको बता ना दूं कि ये आया कैसे है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपके पास में इसमें किसी भी प्रकार की मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती, आखिरकार क्यों नहीं होती है। तो इन सब पर हम लोग एक एक चीज़ के वन बाई वन टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। आज ट्रांसफार्मर का पहला दिन है, लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को समझाऊं और साथ ही साथ आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। तो आज पहली वीडियो है, तो इसको जम के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और ग्रुप में। बाकी कंटेंट की टेंशन मत लो, आपने पढ़ी होगी बहुत सारी मशीन। मैं जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट का जो फोकस होता है प्रिपरेशन के दौर में, तो दो ही तीन सब्जेक्ट पर मेन फोकस होता है। एक तो मशीन के पीछे लड़के का फोकस होता है, एक पावर सिस्टम और एक BEE। ठीक। और मशीन बड़ी जल्दी समझ में भी नहीं आती है क्योंकि काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट होता है, बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग इसको टुकड़ों में समझने की कोशिश करेंगे, वो वन बाई वन टॉपिक बाई। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि पूरी मशीन मैं आपको यहीं फ्री में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए। पूरी मशीन आपके पास में पूरी इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हमको जानना होता है कि ट्रांसफार्मर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है कि ट्रांसफार्मर के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक। ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन, हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन। तो हमारी जो पहली हेडिंग होने वाली है आज की, ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन। ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर और इसके फंक्शन क्या क्या होंगे ना। ट्रांसफार्मर और इसके फंक्शन, ट्रांसफार्मर और इसके फंक्शन ना बेटा, हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर और इसके फंक्शन वन बाय वन। क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, बतानी पड़ेंगी, सबको पता भी है लेकिन फिर भी बतानी पड़ेंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं आगे के। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसीलिए इसको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये है हमारे पास में आज का पहला टॉपिक, ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो जनरली बेटा आप लोग लिखते हो ट्रांसफार्मर को TF, लेकिन मैं जो यहाँ पर प्रदर्शित करूँगा ट्रांसफार्मर को, वो मेरे पास में प्रदर्शित करने का एक वर्ड होगा जिसको मैं लिखूँगा XMER। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक। तो इसको देखिएगा, जहाँ जहाँ ऐसे लिखे मिले तो ये ट्रांसफार्मर। जनरली TF लिखते हैं, मैं TF नहीं लिखूंगा क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में कई जगह TM यूज करते हैं, इसीलिए मैं, आप यूज भी कर सकते हैं TM, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फैमिलियर आप जिस वर्ड से हो जाए वो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे फैमिलियर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला अगर हम बात करें तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि आपके पास में कैसी एक स्थिर डिवाइस है, इसमें किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है। अब आप देखेंगे गली मोहल्लों में आपके पास में ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिल जाता है। तो ट्रांसफार्मर आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक जगह रखा हुआ होगा, या तो किसी चबूतरे पर रखा होगा या फिर H टाइप के पिलर पर रखा होगा, खंभे पर। ठीक। अब वो ट्रांसफार्मर इधर से उधर तो नहीं जाता है, पहली बात।
ट्रांसफार्मर में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। आप ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। आप देखेंगे मशीन में, जनरेटर में, तो आप मोटर में देखेंगे तो आपको पास में बहुत सारे उसमें रोटेटिंग पार्ट मिल जाएंगे, रोटर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ हमारा निकल के आता है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। कैसी है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जिसमें किसी भी प्रकार के मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। क्या है? नहीं होते हैं। क्लियर है? तो किसी भी प्रकार के कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होंगे इसमें। पहला पॉइंट हमारे पास में, पहला पॉइंट आया फंक्शन का कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होंगे। ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया कि सर मूविंग पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी में? कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वो ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है। यानी कि यहाँ से एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। जब आप मशीन पढ़ेंगे तो मशीन को पढ़ते समय आप देखेंगे कि उसमें जनरेटर और मोटर पढ़ेंगे। तो जनरेटर जो होगा आपका, जब मूव करेगा तो मैकेनिकल रोटेशन करता है। जो मूव करता है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल रोटेशन। जब वो मैकेनिकल रोटेशन करेगा तो उसको कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल में। तो आपके पास में मैकेनिकल से कहाँ गया? इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में। तो एक वर्ड कॉइन होता है, एक वर्ड इजाद होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो ट्रांसफार्मर आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं है। क्या है? ट्रांसफार्मर एक आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा ट्रांसफार्मर? बेटा ट्रांसफार्मर का मुख्य वर्क क्या होगा? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है बेटा? ट्रांसफर करता है। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करेगा? ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। चलिए सर, इस बात को तो मान लिया, क्या करता है बेटा? ट्रांसफर करता है। इस बात को तो आप समझ गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आपके पास में, आप कह सकते हैं कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। आप जानते हैं कि आपके पास में अगर आपसे अगर मैं कहूं कि आपने अगर यहां से वोल्टेज और करंट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो या फिर आपके पास में एक प्रकार की, यानी कि आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल
एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, यानी कि प्राइमरी वन सर्किट, सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरा सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है बेटा, भेजने का काम करता है, ना कि वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट नहीं करता है वो, कभी भी ट्रांसफार्मर एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता है। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से, ये केवल ट्रांसफर करने का काम करता है। चलिए अब जरा देखते हैं अगली कहानी, या फिर इसी में लिख देते हैं, अर्थात 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 ट्रांसफार्मर 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 इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिकल एक अर्थात ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं होता है। नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं होता। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर जब आपके पास में एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर रहा, अर्थात तब आप कह सकते हैं कि आपके पास में, तीसरा पॉइंट, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी और उसका जो कोर फ्लक्स होगा वो कैसा होगा बेटा, नियत होता है। ठीक, नियत होता है, क्योंकि आपके पास में वो किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं रहा है, तो आपके पास में ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो फ्रीक्वेंसी भी होगी वो भी क्या होगी, आपके पास में कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रोटरी मोशन नहीं हो रहा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का मोशन होता तो 100% फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, 100% फ्रीक्वेंसी को चेंज करता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, आपके पास में 1/t, यानी कि आवर्त बराबर 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल। आप साइकिल को ही तो क्या बोलते हैं, आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मोशन हो रहा है क्या, जब आपके पास में कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है। यानी कि लिख सकते हो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, ट्रांसफार्मर में कोर फ्लक्स तथा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक, ये दो बातें आपको समझनी आनी चाहिए। ठीक है, ये दो बातें आपने समझ ली होंगी। अब आगे बढ़ेंगे इसी में, तो आप इस बात को जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जर्नली कितनी वाइंडिंग्स होती हैं, तो आप जनरली 2 वाइंडिंग कहते हैं। अब वाइंडिंग के बारे में जरा ध्यान से समझिएगा। जनरली ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, यहां लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तीसरा, चौथा, चलिए, ट्रांसफार्मर में सामान्यतः लिखो, सामान्यतः ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं। WDG लिखूंगा मैं, WDG, 2 वाइंडिंग होती हैं। अब वो कौन कौन सी 2 वाइंडिंग होती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को आज दूर कर लो कि आपके पास में ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा लिखा नहीं आता है कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक, ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ लिखा नहीं आता है, ये हम लोग अपनी सुविधा अनुसार मानते हैं। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर वाइंडिंग की बात करूँ, मैं बेटा वाइंडिंग की अगर मैं बात करूँ, WDG का मतलब है वाइंडिंग, ध्यान रखना, WDG मैंने लिखा तो इसका मतलब वाइंडिंग। मैं आपको शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ अपनी, जो मैं यूज करूँगा। ठीक है, ये है वाइंडिंग। अब वाइंडिंग आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, तो हमने पहली बात सुन ली। अच्छा सर, कौन कौन सी, इसमें कौन कौन सी का कोई बात ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक सर प्राइमरी वाइंडिंग है और एक आपके पास में सेकेंडरी वाइंडिंग है। आप कह सकते हैं एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड। तो अगर मैं आपसे कहूं तो एक क्या हो जाएगा आपके पास में, प्राइमरी साइड, और एक क्या हो जाएगा आपके पास में, सेकेंडरी साइड। अच्छा सर, बिल्कुल, अच्छा क्या होता है, एक हो जाएगा आपके पास में प्राइमरी साइड, दूसरा हो जाएगा आपके पास में सेकेंडरी साइड, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड। अच्छा जी, बिल्कुल, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपके पास में
कौन सी हमारी HB बाइंडिंग है, कौन सी हमारी LB बाइंडिंग है, कौन सी हमारी प्राइमरी बाइंडिंग है, कौन सी हमारी लोड बाइंडिंग है, कौन सी हमारी सोर्स बाइंडिंग है। याद रखिएगा इस बात को कि कोई भी बाइंडिंग आपकी LB हो सकती है और कोई भी बाइंडिंग आपकी HB हो सकती है। कोई भी बाइंडिंग, इन दोनों में से किसी भी एक बाइंडिंग को आप LB और किसी भी एक बाइंडिंग को HB मानेंगे। आप चाहें तो किसी एक बाइंडिंग को प्राइमरी और दूसरी बाइंडिंग को आप सेकेंडरी मान सकते हैं। आप चाहें तो इसको प्राइमरी साइड को सेकेंडरी मान लीजिए, आप चाहें तो इसको मान लीजिए, ठीक। आप चाहें इसको लोड साइड मान लीजिए, आप चाहें तो इसको सोर्स साइड मान लीजिए। इसको सोर्स साइड मान सकते हैं, इसको लोड साइड। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप पहले से ही लिख देंगे कि ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आपके पास में अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास में अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा ये बाइंडिंग आपकी क्या है, HB साइड है। क्या है? HB साइड, हाई वोल्टेज साइड। क्या है? HB साइड है। क्या है? HB साइड है। अगर एक बाइंडिंग HB साइड है तो 100% दूसरी साइड क्या होगी? LB साइड होगी। अच्छा सर, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि यदि ये LB साइड है, क्या है? LB साइड। क्या है? यदि ये LB साइड है, क्या है? LB साइड। यदि ये LB साइड है तो 110% ये क्या होगी आपके पास में, और ये HB साइड होगी। बोलो मानते हो कि नहीं इस बात को? इस बात को मानते हो? तो आप कह सकते हो कि आपके सामने देखो अपने आप आ गया कि कोई भी बाइंडिंग HB और कोई भी एक बाइंडिंग आपकी LB हो सकती है। आपके पास में नजर आ रहा है आपको एकदम से जो मैं कह रहा था। अच्छा सर, मुझे ये समझ में नहीं आया तो देखो यार सर, मामला समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसको मैंने क्या मान लिया? सप्लाई साइड। क्या मान लिया? सप्लाई साइड। अगर बेटा मैंने इसको सप्लाई साइड माना तो दूसरी बाइंडिंग 100% लोड साइड होगी। दूसरी बाइंडिंग कहां होगी? लोड साइड। लोड साइड होगी। कहां होगी? लोड साइड। अच्छा जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बाइंडिंग यदि ये बाइंडिंग लोड साइड है, यदि ये बाइंडिंग लोड साइड है तो दूसरी तरफ क्या होगा आपके पास में? 100% सप्लाई साइड होगी। क्या होगी? सप्लाई साइड। 110% सप्लाई साइड होगी। तो आप किसी भी बाइंडिंग को आप HB, किसी भी बाइंडिंग को LB, किसी एक बाइंडिंग को सप्लाई साइड, किसी एक बाइंडिंग को लोड साइड, किसी एक बाइंडिंग को आप इन तीनों में से आप अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने लोड के अनुसार चीजों को आप क्या कर सकते हो? चुन सकते हो। ठीक है। शर्त आपके सामने, यदि एक HB है तो 100% दूसरी LB होगी। तो ये वाइंडिंग में जो कंफ्यूजन था, देन ये आपका पूरी तरीके से क्या हो गया? पूरी तरीके से आपका ये कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया होगा। चलिए, अगर ये कंफ्यूजन समाप्त हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए अब अगली कहानी समझते हैं। सर अगली कहानी क्या होगी? आपने पढ़ा होगा कि सर ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके वोल्टेज एंड करंट लेवल पर। किस पर? वो निर्भर करता है, डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट लेवल। ठीक है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड करंट लेवल, यानी कि ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा? आपके वोल्टेज और करंट लेवल पर। या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज और करंट के लेवल को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। और इसी कड़ी में अगर आपके पास में ट्रांसफार्मर किसी वोल्टेज या करंट के लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है तो हम उसी ट्रांसफार्मर को या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो यहां लिखिएगा अगला पॉइंट बालक यहां पर आएगा 5 नंबर। अगला पॉइंट जो आएगा बालक यहां पर आएगा 5 नंबर। अगर हम यहां 5 नंबर की बात करूं मैं डियर, 5 नंबर की बात करता हूं, 5 नंबर में आप क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर करंट तथा वोल्टेज लेवल को वोल्टेज लेवल को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। अच्छा जी, बिल्कुल जी। देखो जरा सर, आपके पास में 5वें सेंटेंस में मैंने लिखा कि ट्रांसफार्मर आपके
वोल्टेज और करंट को क्या करेगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा। किसके, वोल्टेज और करंट लेवल को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। अच्छा जी, बिल्कुल। कैसे, समझिए जरा बात को, कैसे जरा समझिए मेरी बात को कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में कोई एक ट्रांसफार्मर रहा होगा, डियर क्या रहा होगा, कोई एक ट्रांसफार्मर रहा होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि उस ट्रांसफार्मर की ये एचवी साइड है और हम एचवी साइड से प्रस्थान किए कहाँ की तरफ, एलवी साइड की तरफ। कहाँ गए, एलवी साइड की तरफ। कहाँ गए बेटा, एलवी साइड की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, यदि ये एचवी से एलवी साइड जा रहा है, अगर आप एचवी से एलवी साइड की तरफ गए, यानी कि एचवी तरफ आपकी सप्लाई और एलवी साइड आपका लोड लगा हुआ है, तो एचवी से एलवी की तरफ गए तो ये क्या होगा बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा मेरे भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगली बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में, अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप क्या किए, अब आपने किया कि सर मैं एलबी से कहां की तरफ जा रहा हूं, एलबी से मैं एचबी की तरफ जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, एलबी से एचबी की तरफ। एलबी से मैं एचबी की तरफ गया। यदि आप एलबी से एचबी की तरफ गए तो इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप अप होगा। कैसा होगा, स्टेप अप होगा। कैसा होगा, स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होगा, स्टेप अप होगा ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब ट्रांसफार्मर आपके पास में स्टेप अप और स्टेप डाउन हो गया। बोले सर कई बार पेपर में आता है कि दोनों ट्रांसफार्मरों के वोल्टेज लेवल अगर सेम है। अच्छा जी, लिख लो, यदि आपके पास में दोनों साइड का वोल्टेज लेवल कैसा हो, सेम हो सेम वोल्टेज लेवल हो। कहां कहां पर, अगर आपके पास में सेकेंडरी साइड, यदि आपके पास में कहां पर बेटा, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड एस एस लिखो, सेकेंडरी साइड, यदि वोल्टेज लेवल क्या हो, वोल्टेज लेवल क्या हो, सेम हो, समान। कैसा है, समान है। यदि वोल्टेज लेवल कैसा है आपके पास में बेटा, समान है। यदि वोल्टेज लेवल दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वेट हैं, दोनों वोल्टेज लेवल आपस में कैसे हैं, एक समान है। यदि वोल्टेज लेवल आपस में बेटा बराबर हैं, यदि वोल्टेज लेवल आपस में क्या है, बराबर हैं, तो आपके पास में यहां पर क्या नजर आएगा, इस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, नॉट इंसुलेशन, आइसोलेशन। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्लियर है, ट्रांसफार्मर। अब जरा पर इनके सिंबल देखना जरा सल। आपके पास में ये वाइंडिंग क्या होगी, एचबी, यानी कि एचबी वाइंडिंग में हमेशा याद रखना मेरे भाई, एचबी वाइंडिंग में हमेशा याद रखना एक बात मेरी। क्या बात सर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास में ये बात याद रखिएगा। बताता हूं क्या बात याद रखनी है। कुछ लोग समझ गए होंगे, कई बार पूछ लेता है, मैं बाकायदा सिंबल के साथ में आपके पास में, ये आपके पास में टर्नों की संख्या, ये N1 है, ये N2 है, इसमें टर्नों की संख्या N1 की ज़्यादा है, ठीक, ये N1 है और ये N2 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि LV साइड आपने उस तरफ माना था तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर N1 बराबर N2 है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई सर, क्योंकि एरो इस तरफ लगा है, तो आप चाहें तो इसको क्या करिएगा, इसको इस तरफ कर दीजिए, इसको इस तरफ कर दीजिए, नो डाउट, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये है इनके, आपके पास में फेरों की संख्या
आपके पास में जिस तरफ ज़्यादा होती है उसके टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसका वोल्टेज आपका ज़्यादा होता है। मैं आगे बात करूंगा चर्चा, अभी केवल इतनी सी बात, मैं एक एक पॉइंट की चर्चा करने वाला हूं कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपको कैसे आपको करना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, मैं उन सब पर एक एक चर्चा करूंगा। बस आप बने रहो, क्या रहो, आप बने रहो साथ में। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। अब आगे आ जाओ छठवें पॉइंट पर। अगर हम छठवें पॉइंट की बात करूं, मैं किसकी, छठवें पॉइंट की बात करूं, अगर मैं छठवें पॉइंट की बात करता हूं बेटा, किसकी, छठवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो 6 नंबर में एक पॉइंट आया है सवाल, या फिर आ सकता है, आया भी है और आ भी सकता है, आपसे पूछेगा। एक सवाल एक दिन मैं पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से क्या क्या काम करता है। तो उसने ये सारे ऑप्शन जितने मैं पढ़ा चुका हूँ वो था, और एक 4 नंबर ऑप्शन में लिखा था डीसी फिल्टरिंग। क्या लिखा था, डीसी फिल्टरिंग। तो ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिएगा डीसी फिल्टरिंग का काम करता है, डीसी को अलाउ नहीं करता है। कैसे सर, ये डीसी फिल्टरिंग नहीं समझ में आया, जरा मेरी एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रांसफार्मर लिया, बोले सर लिया, आपने ये ट्रांसफार्मर लिया, ये प्राइमरी साइड है, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी साइड है, ये प्राइमरी साइड है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी साइड है आपकी, ठीक। आपने यहां पर क्या लगा दिया, बोले सर डीसी लगा दिया। अब डीसी लगा दिया तो क्या आपके पास में यहां कोई करंट गई होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई फ्लक्स नहीं बना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या इसका इफेक्ट इस वाइंडिंग पर होगा क्या, या फिर जो इक्विपमेंट लगे होंगे क्या उस पर होगा। तो फिल्टरिंग का इतना सा मीनिंग है यहां पर कि यदि आपने किसी भी साइड डीसी अगर लगा रखी है, या फिर डीसी का आपने कोई भी इक्विपमेंट या फिर डीसी का कोई भी सोर्स आपने लगा रखा है, तो इस डीसी का जो है प्रभाव, इफेक्ट जो है उसकी दूसरी तरफ नहीं पड़ेगा, यानी कि उसको क्या करेगा, रोक लेगा, आपके डिवाइस पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि सेकेंडरी साइड ये अपना प्रभाव नहीं होने देगा। यदि आपने यहां लगाया तो इस तरफ आपके पास में डीसी का कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, यदि आपने यहां लगाया तो यहां पर डीसी का कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये क्या करता है बेटा, डीसी फिल्टरिंग का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीसी फिल्टरिंग का काम करता है। किसका बेटा, डीसी फिल्टरिंग का काम करता है, ठीक है। चलिए ट्रांसफार्मर 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 डीसी ट्रांसफार्मर सप्लाई साइड, कहां पर बेटा, सप्लाई साइड, सप्लाई साइड तथा लोड साइड, लोड साइड, लोड साइड डीसी फिल्टरिंग का काम करता है, काम करता है, काम करता है, डीसी फिल्टरिंग का काम करता है। अच्छा जी, हाँ और क्या जी, चलो आओ जरा सल, चलो जरा ध्यान से समझना अगली बात, जरा ध्यान से समझना अगली बात। क्या सर अगली बात क्या होगी, अब जैसे मार्केट में गए आप, मैंने आपसे कहा कि बेटा मार्केट में जाओ और 50,000 ओम का रेजिस्टेंस लेके आओ। एक थे चिंटू क्लास में, वो गए, बोले सर मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। मैंने कहा फिर जा तो लेकर आ। वो गया और 50,000 ओम के रेजिस्टेंस के लिए दर दर भटका, कहा हर एक दुकान पर पहुंचा। फिर लास्ट में एक पढ़ा लिखा कोई इंजीनियर दुकान खोला हुआ था, वो कहा भाई साहब हमारे पास में 5 ओम का मिल जाएगा, 10 ओम का मिल जाएगा, 40 ओम का मिल जाएगा, 50 ओम का मिल जाएगा। बोले सर 100 ओम का मिल जाएगा, 200 ओम का मिल जाएगा। लेकिन कहा महाराज इतना बड़ा रेजिस्टेंस मैं कहां से लाके दूं आपको। बोले नहीं मिलेगा, आप बेवकूफ हैं, आप पूरी इंडिया में चले जाओ आपको नहीं मिलेगा, दुकान पर इलेक्ट्रिसिटी पर
आपको 50,000 ओम का, 1 लाख ओम का, 50 लाख ओम का आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं आप 20,000 ओम का आप रेजिस्टेंस, अगर आप किसी के पास में 1-1 हजार की, मान लीजिए मैंने 20 रेजिस्टेंस आपने जोड़े, तो क्या आपके पास में पॉसिबल है छोटे छोटे नन्हे नन्हे रेजिस्टेंस आप 20,000 ओम के जोड़ें और तब जाके आप ये पा पाए? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा उसकी जगह ट्रांसफार्मर यूज कर लो, जब भी हैवी रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, जब भी हैवी रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी, तब जाके हम वहां पर क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर का। अच्छा, बोले सर नहीं आया समझ में। मोबाइल का चार्जर खोलो, बोले सर खोलें, खोले हैं, उसमें एक नन्हा सा ट्रांसफार्मर रखा होता है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल पर जो करंट होती है, अभी के चार्जर 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर के आ रहे हैं। पहले जाओ जब नोकिया का फोन आया करता था, उस जमाने में जाओ, बहुत पुराने जमाने में, आज से 20 साल पुराने जमाने में, 20 साल पुराने जमाने में जाओगे तो वहां पाओगे क्या कि आपके पास में एक गोल पिन का चार्जर आया करता था और 0.5 एम्पियर का हुआ करता था। जब आप 5-7 घंटे लगाओगे तब जाके फोन चार्ज हुआ करता था। अच्छा, आपके घर में इतनी ज्यादा 250 वोल्ट आ रहा है, 240 230 वोल्ट आपके घर में आ रहा, तो उससे करंट भी अच्छी खासी आ रही होगी। उस करंट को रोकने के लिए आपने उसमें रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाया भैया? बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते। क्यों इसकी जरूरत? क्योंकि इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं था उनके पास में। उन्होंने कहा एक छोटे से ट्रांसफार्मर से काम चला लेंगे हम। तो आप देखेंगे जितना बड़ा चार्जर का साइज होगा उतना बड़ा उसमें ट्रांसफार्मर होगा। उसके पीछे कारण क्या है? बी नीड अ हैवी रेजिस्टेंस, हमें एक हैवी रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहां पर इसका क्या होगा बेटा? इसीलिए वहां पर इसका यूज किया जाता है हैवी रेजिस्टेंस में ट्रांसफार्मर का। यू गेट माई पॉइंट? आपने क्लियरली इस बात को समझा होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरा मैच करा रहा है, मैं यहां पर वॉइस सिग्नल दे रहा हूं, वो आपके पास में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर आपको पास में फिर वापस वॉइस सिग्नल आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि आपके पास में मैं जो बोल रहा हूं, जो इस माइक का इंपीडेंस है, और आपके पास में यहां पर जो डिवाइस रखा है इसका जो इंपीडेंस है, वो मैच कराने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। जब भी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे, तो आपके पास में इंपीडेंस मैचिंग का काम करता है ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा से, 7 नंबर पॉइंट लिखिएगा। अगर हम 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म के लिए, ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म के लिए इंपीडेंस मैचिंग का कार्य करता है। ठीक है, इंपीडेंस मैचिंग का भी कार्य करता है। तो ये थे आपके पास में ट्रांसफार्मर के कुछ फंक्शंस। क्या थे? कुछ फंक्शन थे आपके पास में ट्रांसफार्मर के कुछ फंक्शन थे आपके पास में ट्रांसफार्मर के। क्या थे? कुछ फंक्शन थे आपके ट्रांसफार्मर के। अब अगली क्लास जो होगी, आज की क्लास को मैं ही रख रहा हूँ, काफ़ी गर्मी भी है, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर की वर्किंग। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर भी करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो में बस ये लास्ट होगा, फिर मैं कभी नहीं बोलने वाला कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्या करिए बस। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी समझ में आए, क्योंकि ये स्टार्टिंग थी, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते थे, मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जो लोग पॉइंट बना के लिखवाते हैं। मैं वो पॉइंट लिखवाऊंगा नहीं, वो आपके मुंह से निकलेंगे वो पॉइंट की, सर ऐसा होता है इसमें। ठीक, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी दूंगा कि पूरी ताकत लगा देंगे कंटेंट में, बेस्ट से बेस्ट करने की मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। ठीक है, पहली बार मैं अपने स्वयं के चैनल पर ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू।